You just imagine the desire of any traveler in the world. Whatever he can aspire for or desire for, that can be found in India. So be it is mountains or it is snow or it is skiing to surfing, from forts and palaces to the tribes, from nature to the wildlife to the geographical beauties, from history to the legacy to the craft and cuisine, from the music to the events and MICE, everything is available in India. So India as a destination, as a country, is a destination which can serve 360-degree things and offerings, 360-degree offerings to any of the traveler all across the world. देखिए, मैं एज ए ट्रैवलर, मैंने अपने परिवार के साथ में, मेरी वाइफ और बच्चों के साथ में, हमने पूरा हिंदुस्तान ड्राइव करके ट्रैवल किया है और एक बार दो बार नहीं, कई बार ट्रैवल किया है। तो जोधपुर से लेकर के और पेंगोंग तक हमने 4 बार ट्रैवल किया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल किया, पूरा हिंदुस्तान हमने गाड़ी चला करके ट्रैवल किया। इसके अलावा मुझे जिस क्षेत्र में मैं काम करता था उसके चलते हुए मुझे लगभग 20 साल तक हिंदुस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द लैंड बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री। तो मैंने देश को बहुत गहराई से, बहुत नज़दीकी से देखा है, एक टूरिस्ट की तरह भी और अदरवाइज भी। और इसके अतिरिक्त तो मुझे अपने काम और व्यापार के चलते हुए पूरी दुनिया में घूमने का अवसर भी मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि भारत अपार संभावनाओं के खजाने पर बैठा है और जैसे जैसे भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, जैसे जैसे भारत में ट्रैवल के मोड और ज़्यादा अच्छे सुगम होते जाएंगे। आज हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स बन गए, लेकिन जितनी डिमांड है उतनी अभी भी एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन अगले 3 साल में आज भारत के जो है स्काइज़ में इंडिया के ऑपरेटर्स जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं और इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं, उनके पास में 840 एयरक्राफ्ट हैं और आने वाले 3 साल में 1700 नए आने वाले हैं। तो हमारे एयरक्राफ्ट्स की संख्या जो है वो 800 से बढ़ कर के 2500 हो जाएगी, 3 गुना से ज़्यादा हो जाएगी। हमारी आज वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 80-85 के आसपास है, आने वाले 5 साल में 500 नंबर क्रॉस कर जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे सारे स्टेशंस रीडेवलप हो जाएंगे अगले 3 साल में। तो ये जो फैसिलिटीज़ क्रिएट होंगे और दूसरी तरफ भारत में जिस तरह से संपन्नता बढ़ रही है, तो भारत दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और भारत के लोगों के लिए भी भारत जो है घर से बाहर निकल करके देश के अन्य हिस्सों को देखने जाने का एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बनेगा। As far as FTA is concerned, see, inbound tourist is concerned, India में 2019 was the year which is considered as the best year, and post 2019, 2020 and 21 both were because of the COVID everywhere in the world, सभी जगह खत्म हो गया था। वापस इंडिया ने रिकवरी की है, लेकिन अगर हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करें, थाईलैंड, उनका 40 मिलियन टूरिस्ट आता है साल में, 4 करोड़। दुबई इट इज़ 25 मिलियन, इंडिया इज एट 13 मिलियन ओनली। तो हमको बहुत कम फिगर लगता है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करें, हाईएस्ट ट्रैवलर्स कम्स इनटू फ्रांस जो 90 मिलियन के आसपास है, टू स्विट्ज़रलैंड, टू यूके, टू एवरीवन। बैरिंग यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी टूरिज्म बेस इकोनॉमी हो, उसमें डोमेस्टिक टूरिज्म का कोई भी पोटेंशियल हो। हिंदुस्तान का डोमेस्टिक टूरिज्म हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और द वे द इकोनॉमी हैज़ ग्रोन इन इंडिया, उसके कारण से हमारे मिडिल इनकम ग्रुप की जो डिस्पेंसिबल इनकम बढ़ी है, दैट हैज़ एल्बोड आउट द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कमिंग टू इंडिया। कॉस्ट जिस तरह से इंक्रीज हो गया है, हमारे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी। When I used to work in travel industry, hospitality industry, every hotelier used to aspire कि उसके यहाँ कोई ना कोई अंग्रेज आने चाहिए, विदेशी सैलानी आना चाहिए।
अभी आप हिंदुस्तान का कोई भी होटल उठा करके देख लीजिए, किसी होटेलियर की इच्छा नहीं है कि उसके यहाँ सिर्फ विदेशी आना चाहिए, बिकॉज इंडियंस आर वेरी गुड पे मास्टर्स। डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल इतना ग्रो हुआ है, आप नंबर्स को अगर उठा करके देखें, कल ही नंबर रिवील किया है अयोध्या का, पिछले 1 साल में 13 करोड़ ट्रैवलर गए हैं। 13 करोड़ लोग, जो दुनिया का हाईएस्ट टूरिस्ट इन्फ्लक्स जहाँ होता है फ्रांस में, वहाँ 9 करोड़ हो जो मैंने कहा। कुंभ हमारा हो रहा है, 55 करोड़ हो चुके हैं। कोई दुनिया में कंपेयर नहीं कर सकता भारत के बराबर में। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारी डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत बढ़ रही है और उसके साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, हिंदुस्तान केवल एक डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो केवल भारत आने वाला सैलानी हमारे सॉफ्ट पावर को एब्जॉर्ब करके यहाँ से टेक अवे की तरफ से लेके जाने वाला नहीं होता है। जो भारत से जाने वाला ट्रैवलर है वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। और जिस तरह से इंडिया का आउटबाउंड टूरिज्म बढ़ रहा है, भारत से जाने वाले लोगों का नंबर बढ़ रहा है और उनकी डिमांड जिस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ रही है। साउथ एशिया का ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपो शुरू हुआ है, इससे पहले OTM हुआ मुंबई में। 60-70 देश यहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ में आकर के, पूरा पैराफर्नेलिया के साथ में आकर के यहाँ मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द बोथ वे इंडिया का जो इम्पैक्ट है, यहाँ आने वाला टूरिस्ट और यहाँ से जाने वाला, और दूसरा जिस तरह से भारत की सामर्थ्य बढ़ रहा है, भारत की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमिक ताकत बढ़ रही है, भारत का रेलेवेंस दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रहा है, उसके कारण से भारत के विषयों की, भारत की कल्चर की एक्सेप्टेबिलिटी भी, भारत से निकले हुए ज्ञान की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। आज योग जो है, भारत के सामर्थ्य बढ़ने के कारण से, प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। आयुर्वेद को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। हमारे जो हमारा सुपर फूड जो था, हमारे मिलेट्स जो थे, उनको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, उनके पीछे भाग रही है। क्यों? क्योंकि भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत के म्यूज़िक की डिमांड बढ़ेगी, भारत के क्राफ्ट कल्चर की डिमांड बढ़ेगी, भारत की क्यूजीन की डिमांड बढ़ेगी और भारत से निकले हुए विषयों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ेगी। वो हमारी सॉफ्ट पावर जो है, उसके बाद ताकत पे हम पूरी दुनिया पे को लीड करने वाले ऐसे देश बनेंगे। देखिए, कल्चर के जितने भी एस्पेक्ट हैं, वो क्राफ्ट भी हो सकता है, वो क्यूजीन भी हो सकता है, और वो म्यूज़िक भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है, उन सब के वर्टिकल्स पर टूरिज्म खड़ा किया जा सकता है। देखिए, भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसका एक अपना दुनिया में सबसे लंबा इतिहास है और लगभग 10,000 साल का भारत का इवोल्यूशन का इतिहास हमारे एक्सकेवेशन के माध्यम से इतिहास के ग्रंथों में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में, सब जगह पर मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसके लिए हमने, क्योंकि एडेप्टिव रीयूज़ का एक्सपर्टीज़ जो है वो फ्रांस के पास में है। फ्रांस का जो लूर म्यूज़ियम है, वो बिल्डिंग पहले वहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग हुआ करती थी। हमारे राष्ट्रपति भवन के बाहर जो दोनों हमारी सेंट्रल सेक्रेटरीट हैं, जिनको सामान्यतया हम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के नाम से जानते हैं, उन दोनों में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। अभी ओवर द टेबल उसकी मैपिंग, प्लानिंग सब हो रही है। भारत सरकार ने भारत के नेशनल म्यूज़ियम और एजेंसी द म्यूज़ियम फ्रांस, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, जहाँ वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देंगे और उसके ऊपर जो है इन बिल्डिंग्स को म्यूज़ियम में कन्वर्ट करने की ओवर द टेबल प्लानिंग सारी काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में जब ये ऑफिसेस खाली हो जाएंगे तब यहाँ म्यूज़ियम बनेगा और वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होगा। लूवरे म्यूज़ियम, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा फ्रांस का, पेरिस का म्यूज़ियम है, उससे दुगने से भी ज़्यादा कैपेसिटी उस म्यूज़ियम की होगी, जहां हम 10,000 साल की भारत की विकास की अनवरत यात्रा जो है उसको दिखाएंगे। प्रागैतिहासिक भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक का पूरा चित्रण वहाँ पर होने वाला है। देखिए, हमारे नेशनल म्यूज़ियम में, हमारे इंडिया म्यूज़ियम कोलकाता में, हमारे विक्टोरिया म्यूज़ियम में, हमारे सलारजंग म्यूज़ियम में
और इसके अलावा भारत सरकार के जितने म्यूजियम्स हैं इनमें हमारे पास जितनी एंटिक्विटीज़ और इन्वेंट्रीज हैं उतनी दुनिया में किसी के पास नहीं। हमने उन सारी रिपोजिटरी को एक साथ डिजिटाइज करके और एग्रीगेट किया है। उसके अलावा राज्यों के सारे म्यूजियम्स जो राज्य सरकारों के अधीन हैं उनमें भी हमने लगभग 80 म्यूजियम के स्टेक होल्डर, स्टेट गवर्नमेंट्स और अदरवाइज, उन सब के साथ में बैठ कर के भी उनसे भी बात की है कि आप अपने स्टार ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनको आप वहाँ डिपिक्ट कराना चाहते हैं उन सब की भी सूची दें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के किसी म्यूज़ियम के पास में जितना जो कुछ है उससे कई गुना ट्रेजर हमारे पास में है जो हम वहाँ पे डिपिक्ट कर पाएंगे। एक म्यूज़ियम के पास जितना कुछ होता है, ये नए बने हुए म्यूज़ियम जो दुबई में बने और उनको छोड़ दो क्योंकि उनके पास में दिखाने के लिए बहुत थोड़ा कुछ है, वरना जो पुराने हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स जो एस्टैब्लिश म्यूज़ियम्स हैं वो मुश्किल से अपनी 15% चीज़ें दिखा पाते हैं और हम अपने नेशनल म्यूज़ियम में अभी 3% एग्जिबिट कर पा रहे हैं, इतना हमारे पास में स्टोर में पड़ा। देखिए, टूरिज़्म बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के चल ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। गवर्नमेंट इज़ टू वर्क एज ए फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट कैन क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विच मिस्टर मोदी हैज़ डन। 150,000 kilometers roads have been constructed in last 10 years. Semi-express trains have been initiated in India. The number of airports has been doubled up in last 10 years time, and which is going to further grow. The roads, the rail infrastructure and the airways and the waterways all. Apart from that, सरकार ने जिस तरह से फैसिलिटेटर की तरह काम किया है, स्टेट्स ने इंसेंटिव प्रोवाइड करना शुरू किया और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में आने लगी है टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट लेन को लेकर के। उससे आगे बढ़ करके इंडस्ट्री की डिमांड थी और पिछले कई सालों से थी कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी बनाता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म लोन मिल सके एंड कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सके। अभी 50 आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए वहाँ जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट को दैट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, एकदम से उसको लेकर के इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी का माहौल आया है। और हमने जो फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने सैंक्शन किए और कर रहे हैं, अभी हमने स्पेशल इंसेंटिव स्कीम में 3,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए स्टेट्स को, और उन सब प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने में स्टेट्स की विलिंगनेस, स्टेट्स की रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस, इसके अलावा वहाँ टूरिज्म पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर क्या होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो वहाँ आ सकता है और सस्टेनेबिलिटी, इन 5 फैक्टर्स को फैक्टर इन करके किया। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ए की फैक्टर for the growth of tourism industry not only in our country, all across the world. सरकार को सड़क बनानी, सरकार को उसे एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देनी है, सरकार को स्टेशन से कनेक्टिविटी देनी है, सरकार को वहाँ सूवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ड्रिंकिंग वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सरकार को वहाँ है इनसाइड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करना है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जितना भी करना है वो प्राइवेट प्लेयर को करना है। तो सरकार इन सब पे काम करेगी तभी जा करके वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। ये तो सरकार जो है जितने भी डेस्टिनेशंस नए बनाने की प्लान करती है उन सब के साथ में ये तो जो है ऑर्गेनिकली इनवाइब्ड है कि यह सब हमको करना ही होगा, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने राज्यों को कहा है, क्योंकि टूरिज्म स्टेट सब्जेक्ट है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्राथमिकता से राज्यों को करना है, तो राज्यों को हमने बार बार इस बात के लिए आग्रह किया है कि आप जो है एक हॉलिस्टिक प्लानिंग अपने नए डेस्टिनेशन को लेकर के करें। और राज्यों में जिस तरह का एंथुजियाज्म मैंने देखा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इंडस्ट्री के साथ में मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। टूरिज्म सेक्टर को देखें ओवरऑल ग्लोबली, कोविड के बाद में पूरी दुनिया का लाइफ की तरफ देखने का, जीवन की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया है। उसके चलते हुए पूरी दुनिया में अब एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को प्रायोरिटी मिलने लगी है। पीपल वांट्स टू एक्सपीरियंस, दे डोंट वांट टू सी ओनली द थिंग्स। इसके चलते हुए नए प्रोडक्ट्स किस तरह से इंट्रोड्यूस करें, ये प्रायोरिटी है। दूसरा,
हमारे जितने भी एस्टेब्लिश्ड डेस्टिनेशंस हैं, बिकॉज ऑफ द क्वांटम जंप ऑफ इन द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, उसके चलते हुए सब जगह पे कंजेशन होने लग गया है। सो हम डीकंजेशन के लिए ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप करें या नए प्रोडक्ट्स उन एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस पे, जैसे गोवा बियॉन्ड द बीचेस नया लेकर के आए ताकि गोवा के बीचेस को डीकंजेस्ट किया जा सके। जम्मू एंड कश्मीर में वी आर डेवलपिंग 8-9 न्यू डेस्टिनेशंस। ऐसे अलग अलग नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करें, नए ऑफरिंग्स को डेवलप करें, नए टूरिज्म प्रोडक्ट्स को डेवलप करें, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी। दूसरा, हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उस पर ओवरऑल टूरिस्ट का एक्सपीरियंस कैसे अपलिफ्ट हो ताकि वो अच्छी स्मृतियां लेकर के जाए, इसके ऊपर काम करना। तीसरा, नंबर ऑफ रूम्स, गेस्ट रूम्स, उसको बहुत गति के साथ में बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके कारण से वो बढ़ेगी तभी जा करके हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो रूम टैरिफ है वो वापस कम होगा। हमारे डेस्टिनेशंस पे वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं जिन पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूँ, थाईलैंड की, दुबई की, तो उनसे दुगना ढाई गुना हमारे यहाँ पे टैरिफ हो गया। द वे टूरिज्म इज ग्रोइंग, हमको स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। हमने जितने हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी भारत सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, उन सब इंस्टीट्यूट्स को हमने इंडस्ट्री के साथ में अलाइन किया है ताकि उनकी नीड के बेस पर ट्रेनिंग की जा सके। सस्टेनेबिलिटी एक अनदर चैलेंज है टूरिज्म में, ग्लोबल चैलेंज है, केवल भारत के लिए नहीं। मोर सस्टेनेबल जो है प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करें, उसको लेकर के हमने एक नया रैंकिंग सिस्टम शुरू किया है। हमने यूथ्स को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेन करके जितने भी ट्रैवल इंटरफेस हैं, मे बी इट इज़ टैक्सी ड्राइवर टू द गाइड टू द होटल ओनर्स टू द होम स्टे रन करने वाला आदमी या शॉपकीपर्स तक, छोटे छोटे जो सोवेनियर शॉप चलाने वाले तक, उन सबको हम कैसे उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकलकेट करें, इसके ऊपर भी हम सब साथ काम कर रहे हैं। तो एक पूरा हॉलिस्टिक पिक्चर जो है 360 डिग्री पूरे टूरिज्म सेक्टर को रिवाइटलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट की पहली शुरुआत डीकंजेशन के लिए ऑल्टरनेट प्रोवाइड करने से होती है। तो मैंने जैसा आपको कहा कि हम ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन पे भी काम कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव ऑफरिंग्स पे भी काम कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे करके कहा कि गोवा बियॉन्ड बीचेस, वो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट का क्लासिक एग्जांपल है। तो इस तरह के बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। अगर हम गुलमर्ग, सोनामर्ग को डीकंजेस्ट करना चाहते हैं तो हमको उसके इक्विवेलेंट पैरेलल बेटर ऑफरिंग्स दूसरी क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस पर जैसा मैंने कहा हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमने जो लेवेंडर की खेती करना शुरू किया, और लेवेंडर बेस्ड टूरिज्म इस तरह से ग्रो हुआ है पिछले 2 साल में, और ऑलमोस्ट 5 मिलियन टूरिस्ट हैव विजिटेड ड्यूरिंग दिस सीजन टू विटनेस द लेवेंडर का जो है फ्लोरिकल्चर देखने के लिए। अपने आप में एक नया अनुभव है देश का। राज्यों में बेस्ट पॉलिसी राजस्थान की हुआ करती थी। हमने राजस्थान की पॉलिसी और देश के अन्य प्रदेशों की जो पॉलिसी की बेस्ट पार्ट थे उन सबको एक साथ जोड़ करके एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई। अब राजस्थान में जो है टूरिज्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, उसे अगर होटल बनाते हैं तो उसके लिए कन्वर्जन फ्री है। उसके बाद में जो है उसके सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। उसके बाद में उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो कैप्ड है। उसके बाद में उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। उसके बाद में उनके लाइसेंस फीस में जो है कमी होती है। स्टेट जीएसटी में उनको जो है इंसेंटिव देते हैं। जब सरकार इतने सारे इंसेंटिव देती है तो प्राइवेट प्लेयर के लिए होटल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा वायबल हो जाता है, और उसमें अगर साथ में लॉन्ग टर्म उसको जो है फाइनेंस मिल जाए और बैंक का इंटरेस्ट रेट और कम हो जाए तो उसके लिए एक बड़ा इंसेंटिव होता है। देखिए, प्राइमरीली ये लाइसेंसेस और जो परमिशंस हैं वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पर होती हैं। भारत सरकार के लेवल पर टूरिज्म में कोई लाइसेंस और जो है वो न कोई परमिशंस कोई ऐसी दी जाती है।
इसीलिए मैंने कहा कि राज्य सरकारों को ड्राफ्ट पॉलिसी बना करके हमने दिया, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती थी सबको एग्रीगेट करके एक तरह की ड्राफ्ट पॉलिसी बना करके दी कि आप इन प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करें। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, जैसे गोवा ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान पहले से कर रहा था, मेघालय ने बहुत ही इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, उड़ीसा ने, आंध्र प्रदेश ने बहुत इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ को बनाई है और सभी लगभग सिंगल विंडो क्लियरेंसेस पर काम करने शुरू कर रहे हैं, ताकि मिनिमम टाइम में टूरिज़्म का जो है वो प्रोडक्ट, हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट्स बन सकें और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिलाइज हो सके। देखिए, टूरिज़्म में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हमने ड्राफ्ट पॉलिसी बना करके स्टेट्स के साथ में शेयर की कि वो करें। ट्रेनिंग को लेकर के हमें, जैसा मैंने कहा कि देश के सारे प्रदेशों में और सेंट्रल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको हमने इंडस्ट्री के साथ में अलाइन किया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अब जो ये गैप जिनकी आप बात करते हैं, सी देखिए राजस्थान में हॉस्पिटैलिटी राजस्थान के लोगों के ब्लड में है, इसलिए वो वहाँ उस स्तर पर, लेकिन दूसरे प्रदेशों में भी वो स्तर आए, इस दृष्टिकोण से अब सब लोग काम कर रहे हैं। अभी सब जगह इस चेतना का जो है जागरण हो गया है। Everybody is on board, everybody is working for that. अब देखिए कि ताज की पहली होटल ताजमहल मुंबई में बनी, उससे दूसरा होटल जो उन्होंने साइन किया वो रामबाग पैलेस था 55 साल बाद में, और दूसरे से लेकर के 100 तक पहुंचने में जितने साल लगे, आज जो है हर महीने 5.5 नई होटल्स ताज के अम्ब्रेला में आ रही है। 3 से ज़्यादा हर महीने में होटल्स जो हैं वो मैरियट के अम्ब्रेला के अंदर आ रही है। रेडिसन में भी इसी तरह की हालत है। तो जो नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ रूम्स बढ़ रहे हैं, वो डिमांड्स के साथ में कोरिलेट करते रहेंगे, तो नेचुरली ये सब इंसेंटिव के कारण से ही हो रहा है। एक तरफ मार्केट ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार इंसेंटिव दे रही है, इसके कारण से जो है इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म बढ़ रहा है, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी में फॉर्मल टूरिज्म को मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो इट कम्स अराउंड 5.6%, लेकिन सारे रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, दैट इज अगेन अनदर वे ऑफ टूरिज्म, उन सबको अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो इंडिया की इकोनॉमी में 10% कंट्रीब्यूटर जो है वो टूरिज्म सेक्टर है। और आने वाले समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अभी हम 4 ट्रिलियन के पास में हैं, आज दुनिया के सारे अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था हर 6 से 7 साल में दुगनी हो जाएगी। हम 2 से 4 7 साल में हो जाएंगे, हुए हैं 4 से आने वाले 7 साल में हम 8 पे पहुंच जाएंगे। तो 2047 जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित भारत बनाने की बात कहते हैं, तब हम कम से कम 4 बार हमारी इकोनॉमी जो है वो डबल हो चुकी होगी। और 4 बार डबल होने का मतलब 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। और उस 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 10% का कंट्रीब्यूटर टूरिज्म होगा, तो आप सोचिए कि टूरिज्म कहाँ होगा। जो आज भारत की पूरी अर्थव्यवस्था है उतना अकेला टूरिज्म कंट्रीब्यूट कर रहा है। होटल्स के लिए, हॉस्पिटैलिटी के अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जिस तरह से हम होटल्स के को 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ऐसा बैचेस देते हैं, वैसे ही सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के बेस पर 2 स्टार, 2 लीफ, 3 लीफ, 4 लीफ, 5 लीफ तक की रेटिंग देना शुरू किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करें। कि बड़ा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के चलते हुए या एक साथ नंबर ऑफ टूरिस्ट के बढ़ने, दबाव के बढ़ने के चलते हुए इको सेंसिटिव जोन्स में कुछ संकट आते हैं। इसी के दृष्टिगत रखते हुए हमने होम स्टेज के ऊपर एक स्कीम बना करके प्राथमिकता देना शुरू किया है। सरकार के सहयोग से ट्राइबल एरिया में 1000 होम स्टेज हम नए बना रहे हैं, जहां लोग जाकर के ट्राइबल जो है कल्चर को, वहाँ की क्राफ्ट और क्यूजीन को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। इसके साथ साथ में हमने बड़े एस्टेब्लिश होटल नेटवर्क्स को, चेन्स को भी कहा है। ताज ने भी अपना होम स्टेज बनाना शुरू कर दिया है और दूसरे ग्रुप्स भी अपना होम स्टेज बना रहे हैं। तो इस तरह के जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे वो इको टूरिज्म को जो है फैसिलिटेट करने के लिए काम करेंगे। देखिए, टूरिज्म के सब पार्ट बढ़ेंगे, लेकिन भारत जिस तरह से माइस डेस्टिनेशंस का एक बहुत बड़ा सेंटर बन जाएगा,
मैरिजेस, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स, इनका बड़ा डेस्टिनेशन भारत बन जाएगा। G20 के बाद में जिस तरह से हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, आज देश के दिल्ली में लेकर के मुंबई से लेकर के अहमदाबाद से लेकर के और उड़ीसा तक, भुवनेश्वर तक, हर प्रदेश में जो है आज इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है जहां वो बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हर डेस्टिनेशन पर 2-2, 3-3 हज़ार ऐसे स्टैंडर्ड रूम्स अवेलेबल हो गए। जिस तरह से भारत में शादियों का, महंगी शादियों का प्रचलन हुआ है, दुनिया के लोग भारत में शादी करने आने लगे, ये सेक्टर बहुत प्रोमाइजिंग सेक्टर आने वाले समय में हिंदुस्तान में होने वाला है।